आज हम बात करेंगे सीटेट ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन में जीव जंतुओं के बारे में। जीव जंतुओं से संबंधित प्रश्न हर बार सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों सीटेट के पेपर कैसे क्लियर किए इस बारे में भी बात करेंगे और मैंने क्या क्या पढ़ा इस बारे में जानेंगे। तो सन 2011 से लेकर अभी तक जितने भी जीव जंतुओं के बारे में सीटेट परीक्षा में पूछा गया है उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जीवों के प्रकार के बारे में। तो पहले जो जीवधारी हैं हमारे वो हैं स्तनधारी जीव। अब स्तनधारी जीव क्या होते हैं कि यह प्राणी जगत का एक समूह है जो कि अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। इनकी मादाओं के स्तन ग्रंथियों से निकलता है, जो दूध है वो मादाओं के स्तन ग्रंथियों से निकलता है। तथा यह नियत तापी को क्या कह सकते हैं, गर्म खून वाले प्राणी कह सकते हैं। तो जो स्तनधारी जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने नवजात को दूध पिलाते हैं जो कि इनकी मादाओं के स्तन ग्रंथियों से निकलता है। और स्तनधारी जीव किसमें आते हैं, गर्म खून वाले प्राणी में आते हैं। हमें याद रखना है सीटेट में प्रश्न पूछा गया है कि गर्म खून वाले प्राणी कौन से हैं, तो हमें याद रखना है कि स्तनधारी जीव जो होते हैं वो गर्म खून वाले होते हैं, जिसे कि नियततापी भी कहा जाता है। जानेंगे उदाहरण, तो उदाहरण दिया हुआ है मनुष्य, गाय, बकरी, चमगादड़ आदि। और भी कई स्तनधारी जीव हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे दिया हुआ है गिलहरी, हिरन, भालू, जिराफ, ये सब क्या हैं, स्तनधारी जीव हैं। तो स्तनधारी जीव क्या होते हैं, ये गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। आगे जानेंगे दूसरे प्रकार के जीवों के बारे में जो कि हैं हमारे सरीसृप प्रजाति के जीव। अब सरीसृप प्रजाति के जीव क्या होते हैं कि ये अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं। सरीसृप प्रजाति के जो जीव हैं वो अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। याद रखने वाली बात है ये कि सरीसृप प्रजाति के जो जीव हैं उनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है और इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। ये हमें याद रखना है कि सरीसृप प्रजाति के जो जीव हैं उनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। जैसे उदाहरण यहाँ हम देखें तो दिया हुआ है सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ। तो हमने कभी सांप के, छिपकली के, गिरगिट के या मगरमच्छ के कान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके कान होते हैं वो छेद की आकृति के होते हैं, यानी छेदनुमा इनके कान होते हैं, बाह्य कर्ण नहीं होते। जैसे मनुष्य में बाह्य कर्ण दिखाई देते हैं वैसे सरीसृप में बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते, बाह्य कर्ण छिद्र दिखाई नहीं देते। और ये जो प्राणी होते हैं ये ठंडे खून वाले होते हैं। सरीसृप प्रजाति के जो प्राणी हैं वो ठंडे खून वाले हैं और उनके जो बच्चे हैं वो अंडे से पैदा होते हैं। हमें याद रखना है सरीसृप प्रजाति के जीव ठंडे खून वाले हैं और ये अंडे देते हैं और अंडे से ही इनके बच्चे पैदा होते हैं। जैसे स्तनधारी जीव के बारे में हमने जाना कि स्तनधारी जीव कैसे होते हैं, गर्म खून वाले या नियततापी। उसी प्रकार सरीसृप प्रजाति के जो जीव हैं वो कैसे होते हैं, ठंडे खून वाले। उदाहरण दिया हुआ है सांप, छिप। तो ये सभी जो जीव हैं ये कैसे हैं, ये सरीसृप प्रजाति के जीव हैं। सबसे पहला जीव दिया हुआ है हमारा हाथी। बात करें हाथी की तो हाथी स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीवधारी है। याद रखना है हमें कि सबसे बड़ा जीवधारी स्थल मंडल पर जो पाया जाता है वो है हाथी। फिर भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। तो यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय विरासत पशु की। हमें याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय विरासत पशु यदि पूछा जा रहा है तो वो क्या है, हाथी, और राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। याद रखना है हमें कि सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, भारत में, कर्नाटक राज्य में। आगे बात करें कि हाथी समूह में रहते हैं और एक समूह में 10 से 12 हाथी होते हैं। आगे जानेंगे हाथियों के समूह में मुख्य रूप से मादा और बच्चे हाथी होते हैं और इनका नेतृत्व बुजुर्ग हथिनी करती है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि सीटेट परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हाथियों से संबंधित कथन या तथ्य के रूप में पूछे जाते हैं, जहां हमें
4 से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन ऑप्शन को पढ़कर हमें पता करना होता है कि इनमें से कौन से तथ्य हाथी से संबंधित सही हैं। तो उसके लिए हमें ये सभी पॉइंट पता होना चाहिए कि जो हाथी का ग्रुप होता है उसमें कौन कौन होते हैं। कुछ तो मादा हाथी होते हैं और कुछ बच्चे हाथी होते हैं और उनका जो नेता होता है उनका जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, बुजुर्ग हथनी करती है। अगला पॉइंट दिया है कि नर हाथी 14 से 15 वर्ष की उम्र तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़कर अकेले घूमते हैं। इनका गर्भकाल सर्वाधिक यानी कि 22 माह होता है। हथिनी का जो गर्भकाल होता है वो जीवधारियों में सबसे अधिक होता है 22 माह का। फिर अगला पॉइंट दिया है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम या 2 क्विंटल तक होता है। तो ये हमें याद रखना है कि कौन कौन से तथ्य हैं हाथियों से संबंधित जो कि सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे दिया है कि हाथी बहुत अधिक आराम पसंद नहीं करते, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो हमें याद रखना है यहाँ कि हाथी कितना सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और एक स्वस्थ वयस्क हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम तक पत्तियां, छाल, घास फूस खा लेता है। तो ये तथ्य पूछे गए हैं सीटेट में कि एक वयस्क हाथी दिन भर में कितना खा सकता है, तो वो 100 किलोग्राम तक पत्तियां, छाल, घास फूस आदि खा लेता है। 100 से कम नहीं खाएगा, 100 से 10-20 किलो ऊपर ही खा सकता है। हाथी काले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। तो गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं कि कीचड़ या जल में खेलना पसंद करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि हाथी कीचड़ या जल में क्यों खेलते हैं, क्योंकि ये काले रंग के होते हैं और इन्हें गर्मी अधिक लगती है, इसलिए गर्मी से बचने के लिए ये कीचड़ या जल में खेलना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि हाथी के जो बड़े कान होते हैं वो पंखे की तरह कार्य करते हैं। वे स्वयं को ठंडा रखने के लिए इन्हें फड़फड़ाते रहते हैं। यानी हाथी के जो बड़े बड़े कान हैं वो उनका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, एक तरह से पंखे की तरह उनका प्रयोग करते हैं। और हाथी के कान शरीर के ताप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हाथी जो अपने कान फड़फड़ाते रहते हैं उससे क्या होता है कि हाथी के शरीर का जो ताप है वो नियंत्रित होता रहता है। अब जानेंगे आगे। अगला जीव दिया हुआ है स्लॉथ। बात करें स्लॉथ की तो स्लॉथ कैसा है, ये भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है और ये हमेशा पेड़ से उल्टा लटका रहता है। और स्लॉथ पेड़ों से उल्टा लटक कर मस्ती में 17 घंटे सोता है। स्लॉथ के बारे में सीटेट परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये कितना सोता है, 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है और यह एक बार में 30 ग्राम पत्तियां ही खाता है। यानी ये एक बार में केवल 30 ग्राम पत्तियां ही खा पाता है और उसे भी पचाने के लिए इसे काफी समय लगता है। इस सप्ताह में केवल एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। तो सीटेट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जानवर है जो सप्ताह में केवल एक दिन शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, तो वो है स्लॉथ। आगे दिया हुआ है कि स्लॉथ अपने जीवन काल में 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। स्लॉथ अपने जीवन काल में 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है और यह शाकाहारी जीव है। जैसा कि ये भी बताया कि ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। फिर बात करें स्लॉथ की आयु की तो स्लॉथ की आयु जो होती है वो औसत 40 वर्ष होती है और ये 40 वर्ष में केवल 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। आगे दिया हुआ है कि यह एक अच्छा तैराक भी है। अगला पॉइंट है कि यह एक बहुत ही आलसी प्राणी है। आलसी प्राणी है, पूरा टाइम ये 17 घंटे दिन में 17 घंटे ये पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। अगला पॉइंट दिया है कि अधिकांश स्लॉथ कहाँ पाए जाते हैं, तो अधिकांश स्लॉथ दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला जानवर है बाघ। बात करें बाघ की तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। याद रखना है हमें कि भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया है कि बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियां पाई जाती हैं। बाघ के शरीर पर ये जो काली पीली धारियां हैं
इनसे संबंधित प्रश्न कई बार सीटेट परीक्षा में पूछा गया है। बाघ पर ये जो काली पीली धारियां पाई जा रही हैं, ये किसके कारण होती हैं? ये होती हैं इसके बालों के रंग के कारण, न कि जलवायु या वातावरण के कारण। और भी अन्य जानवर हैं जिनके शरीर पर ऐसी धारियां पाई जाती हैं, तो वो उनके बालों के रंग के कारण होती हैं, न कि जलवायु या वातावरण के कारण। अगला पॉइंट दिया है, बाघ का रंग, धारियां या अन्य वन्य जीवों का अलग अलग रंग बालों के कारण होता है, न कि जलवायु या वातावरण के कारण। अगला पॉइंट दिया है कि बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में 10 से 12 बाघ रहते हैं, और बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है? बाघिन करती है। तो हमें याद रखना है, इससे पहले हमने हाथी के बारे में जाना कि हाथी समूह में रहते हैं और उनके भी एक समूह में 10 से 12 हाथी होते हैं, और उनका नेतृत्व भी मादा हाथी यानी कि हथिनी करती है। उसी प्रकार बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में 10 से 12 बाघ होंगे, और इनका नेतृत्व कौन करेगा? बाघिन करती है। अगला पॉइंट दिया है, बाघों के बच्चे का जन्म के समय वजन कितना होता है? ये प्रश्न पूछा गया है कि बाघों के बच्चे का जन्म के समय वजन होता है 2 से 2.5 किलो। अगला पॉइंट दिया है कि बाघ का बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में समूह को छोड़ देता है। तो हमें याद रखना है कि बाघ का जो बच्चा है वो समूह कब छोड़ता है? 3 से 4 वर्ष की उम्र में। और हाथी का जो बच्चा होता है वो झुंड कब छोड़ता है? वो छोड़ता है 14 से 15 वर्ष की उम्र में। अगला पॉइंट दिया है, बाघ के सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, यानी बाघ की जो सुनने की क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। यानी बाघ की जो सुनने की शक्ति है वो इतनी तेज है कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं या कोई जानवर चल रहा है, इसका पता वो बहुत जल्दी लगा लेता है बाघ। बाघ के जो कान होते हैं वो चारों दिशाओं में गति करते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। जैसे ही कोई बाघ दूसरे के इलाके के पास पहुंचता है तो तुरंत पहचान जाता है कि वह दूसरे का इलाका है। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। अगला पॉइंट दिया है कि बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज्यादा देख सकता है, और यह अंधेरे में अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बनाता है। अगला पॉइंट दिया है, बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो याद रखना है हमें कि बाघ की दहाड़ कितनी दूर तक सुनाई देती है? 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देती है। बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। इसका मुख्य कारण बाघों का अवैध शिकार एवं प्राकृतिक आवास का विनाश है। और इनका अवैध शिकार हो क्यों रहा है? इनकी खाल के कारण हो रहा है। तो बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में शुरू किया गया। तो यहाँ याद रखना है कि बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या किया, तो वर्ष 1973 में एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। और कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, शुरू किया गया बाघों के संरक्षण के लिए। अगला जानवर है शेर। बात करें शेर की तो शेर भूरे रंग का होता है और जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया है कि भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। और सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो बाघ पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जिसे कि टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया है, शेर समूह में रहते हैं और शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर, शेरनी और बच्चे रहते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। शेर इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। उसी प्रकार बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। और शेर अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज्यादा देख सकता है। उसी प्रकार बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज्यादा देख सकता है। अगला पॉइंट दिया है कि शेर की जो दहाड़ है वो 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, और बाघ की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक
सुनाई देती है। ये याद रखने वाले तथ्य हैं। अगला जानवर दिया हुआ है पश्मीना बकरी। बात करें पश्मीना बकरी की, तो पश्मीना बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। यानी सबसे ज्यादा पश्मीना बकरी कहाँ पर पाली जाती हैं? लद्दाख में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला पॉइंट दिया है कि पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। तो यहाँ प्रश्न पश्मीना बकरी से कई बार पूछे गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी जगह पाली जाती है, किसके द्वारा पाली जाती है। तो ये कहाँ पाली जाती है? लद्दाख में। किसके द्वारा? चांगपा जनजाति के द्वारा पाली जाती है। पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है और यह -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी जीवन यापन कर सकती है। इसके बाल मनुष्य की तुलना में 6 गुना पतले होते हैं। पश्मीना बकरी के जो बाल होते हैं वो मनुष्य से 6 गुना पतले होते हैं। अगला पॉइंट दिया है पश्मीना बकरी की ऊन से शॉल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज्यादा गर्म होते हैं। इससे पहले हमने जाना कि ये जो पश्मीना बकरी के जो बाल होते हैं वो मनुष्य से 6 गुना पतले होते हैं और इनके बालों से जो ऊन बनती है वो साधारण ऊन से बने स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज्यादा गर्म होती है। अगला पॉइंट दिया है कि इसका शॉल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ये तथ्य सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं कि इसका जो स्वेटर होता है पश्मीना बकरी की ऊन से बना हुआ स्वेटर वो कितने गुना ज्यादा गर्म रहता है? तो 6 गुना ज्यादा गर्म रहता है और इसे बनाने में कितना समय लगता है? 250 घंटे का समय लगता है इसे बनाने में। आगे दिया गया है कि पश्मीना बकरी के पालने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि जिस स्थान पर पश्मीना बकरी को रखा जाता है, पाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लेखा कहते हैं। और इन्हें पालता कौन है? चांगपा जनजाति के लोग। तो चांगपा जनजाति के लोग जिन अस्थायी घरों में रहते हैं उन घरों को रेबो कहा जाता है। अगला जीव दिया हुआ है डॉल्फिन। बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और डॉल्फिन स्तनधारी जलीय जीव है और यह एक बुद्धिमान जीव है और मानव द्वारा इसे जो कुछ भी सिखाया जाता है ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सीख लेती है। यानी ये बहुत बुद्धिमान है और इसे जो कुछ भी सिखाया जाता है ये बहुत जल्दी सीख लेती है। आगे दिया हुआ है कि भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती हैं। भारत में डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं? गंगा नदी में। और इसे लॉ टाइगर और सुसु के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ डॉल्फिन को अन्य नामों से जाना जाता है, ये नाम हमें याद रखने हैं। लॉ टाइगर और सुसु के नाम से भी डॉल्फिन को जाना जाता है। तो अभी हमें पता चले कि भारत में डॉल्फिन सबसे अधिक गंगा नदी में पाई जाती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां ये पाई जाती हैं। तो गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के बीच में पाई जाती हैं। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगे निकालती हैं। शत्रु के लिए अलग और मित्र के लिए अलग प्रकार की ध्वनि निकालती हैं। अगला पॉइंट दिया है कि गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या घटती जा रही है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये मनुष्यों का शिकार नहीं करती। अगला जीव दिया हुआ है ब्लू व्हेल। बात करें ब्लू व्हेल की, तो ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जलीय जीव है। तो सबसे बड़ा जलीय जीव क्या है? ब्लू व्हेल। और यह एक स्तनधारी जलीय जीव है और यह वुरसेल प्रजाति का जीव है। याद रखना है हमें, परीक्षा में पूछा गया है कि ब्लू व्हेल कौन सी प्रजाति की है, तो ब्लू व्हेल वुरसेल प्रजाति की है। अगला पॉइंट दिया है कि सर्वाधिक नीली व्हेल कहाँ पाई जाती हैं? प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। सबसे अधिक ब्लू व्हेल पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में। अगला जीव दिया हुआ है केंचुआ। तो बात करें केंचुए की, तो केंचुआ पालन को वर्मीकल्चर कहा जाता है और केंचुए को किसानों का मित्र माना जाता है। क्योंकि केंचुआ क्या करता है? क्योंकि केंचुआ मृत पौधे और पत्तियों को खाता है तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो ये क्या करता है?
कि जो मृत पौधे और पत्तियां जो पड़ी हुई होती हैं उन्हें ये खा लेता है, और उसके बाद ये जो जिस मल का त्याग करता है उस मल से जमीन उपजाऊ बनती है। अगला पॉइंट दिया है कि साथ ही केंचुओं द्वारा जमीन में छेद बनाया जाता है। ये क्या करता है कि मृत पौधे और पत्तियों को खा लेता है, उसके बाद वो मल का त्याग करता है, उस मल से जमीन उपजाऊ बनती है, और उसके साथ ही केंचुआ क्या करता है कि जमीन में छेद बनाता है, जिससे कि मिट्टी पोली अथवा भुरभुरी हो जाती है। अब केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से क्या होता है कि जमीन में आसानी से जड़ों तक हवा एवं पानी अच्छे से पहुंच जाता है, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया है कि केंचुए के माध्यम से जैविक खाद्य भी बनाया जाता है। हमें याद रखना है कि केंचुए से क्या बनता है, जैविक खाद्य भी बनाया जाता है। अगला दिया हुआ है रेशम कीट, सिल्कवॉर्म। रेशम कीट की बात करें तो रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। जैसे इससे पहले हमने जाना केंचुए के पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं, और रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। तो इन सब जीवों से, कीटों से संबंधित प्रश्न सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं, और कथन के तौर पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हमें इनके तथ्य पता होने चाहिए कि रेशम कीट से संबंधित कौन कौन से तथ्य सही हैं। तो यहाँ हमने जाना कि रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, और इसका पालन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, शहतूत के पेड़ों पर। अगला दिया है कि शहतूत रेशम कीट का जीवन चक्र केवल 45 से 55 दिनों में पूरा होता है। शहतूत रेशम कीट जो है उसका जीवन चक्र 45 से 55 दिनों में पूरा होता है। इसमें सबसे पहले क्या बनते हैं, अंडे। ये रेशम का कीड़ा है, सबसे पहले क्या करता है, ये अंडे देता है, अंडे से लार्वा बनता है, ये लार्वा बड़ा हुआ उसके बाद कोकून या प्यूपा बनता है, और उसके बाद कीट बनता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। तो हमने जाना कि अंडे बने, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा या कोकून, और उसके बाद कीट बनता है। आगे दिया है कि भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन कहाँ किया जाता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में किया जाता है। तो ये राज्यों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य हैं इनमें से जिसमें कि रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में रेशम कीट का पालन किया जाता है। और रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी पर रहकर भी उसकी गंध से पहचान लेता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कीट है जो कि अपनी मादा कीट को कई किलोमीटर दूर होते हुए भी पहचान लेता है उसकी गंध से। तो रेशम कीट है जो कि अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी पर रहकर भी उसकी गंध से पहचान लेता है। फिर आगे बात करें रेशम कीट के वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है वोम्बिक्स मोरी। अगला दिया गया है मधुमक्खी। बात करें मधुमक्खी की कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। केंचुए के पालन को वर्मिकल्चर और रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। उसी प्रकार मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये नाम हमें याद होने चाहिए। आगे दिया गया है कि भारत में मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा होता है बिहार में, याद रखना है, और बिहार के अलावा झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। आगे दिया है कि पालन के लिए उपयुक्त महीना अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है। ये प्रश्न सीटेट परीक्षा में पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त महीना कौन सा होता है। तो हमें याद रखना है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त महीना अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर किया जाता है। ये प्रश्न सीटेट परीक्षा में पूछा गया है कि मधुमक्खी का पालन कौन से वृक्ष पर किया जाता है, कौन से पेड़ पर किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन किया जाता है लीची के पेड़ पर, और रेशम कीट का पालन किया जाता है शहतूत के पेड़ पर। और बताया गया है कि मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में अच्छा माना जाता है जहां फूल, पत्तियां एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं, और एक छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। ये हमें याद रखना है कि
मधुमक्खी का जो छत्ता है उसके एक छत्ते से 12 किलोग्राम तक शहद प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है, यह एक सामाजिक कीट है। यह कॉलोनी या बस्ती में रहती हैं, यानी मधुमक्खियां जो छत्ता बनाती हैं उसे क्या कहते हैं, कॉलोनी या बस्ती। आगे दिया है कि मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा होते हैं एवं श्रमिक मक्खियां होती हैं। और रानी मक्खी का काम क्या होता है, रानी मक्खी का काम होता है अंडे देना, और मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती है, यानी आपस में जो संवाद करती हैं मधुमक्खियां वो नृत्य के द्वारा करती हैं। अब जानेंगे चींटी के बारे में। तो चींटियां मिलजुल कर समूह में रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और श्रमिक चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो सीटेट परीक्षा में चींटियों से संबंधित तथ्य कथन के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से हमें सही ऑप्शन चुनना होता है। तो सही ऑप्शन चुनने के लिए हमें सही तथ्य पता होना चाहिए। अब जानेंगे आगे। अगला पॉइंट दिया है कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने हमेशा देखा होगा कि ये जो चींटियां हैं हमेशा एक लाइन में चलती हैं। तो ये लाइन में क्यों चलती हैं, ये प्रश्न पूछा गया है कि चींटियां हमेशा एक पंक्ति रूप में क्यों चलती हैं। क्योंकि चींटी क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, उसी गंध को सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां उसका अनुसरण करती हैं। फिर उस रसायन का नाम पूछा जाता है कि वह कौन सा रसायन है जो चींटियों द्वारा छोड़ा जाता है। तो चींटी फेरोमोन रसायन छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली सारी चींटियां उसका अनुसरण करती हैं। अगला जीव है गिलहरी। तो बात करें गिलहरी की, तो गिलहरी एक स्तनधारी जीव है और गिलहरी से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके दांत आजीवन बढ़ते रहते हैं। तो गिलहरी के दांत आजीवन बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये क्या करती है, सदैव कुछ न कुछ कुतरती रहती है जिससे कि इसके आगे के दांत न बढ़ें। अगला है कि गिलहरी की जो औसत जीवन काल होता है गिलहरी का, वो 5 से 10 वर्ष होता है। अगला जीव है चूहा। बात करें चूहे की, तो चूहा क्या है, एक स्तनधारी जीव है और इसमें से जो तथ्य याद रखना है वो ये है कि चूहे की देखने की शक्ति कम होती है और सूंघने की शक्ति अधिक होती है। तो यहाँ याद रखना है हमें कि चूहे की देखने की शक्ति कम और सूंघने की शक्ति अधिक होती है। अगला है मकड़ी। बात करें मकड़ी की, तो मकड़ी क्या है कि मकड़ी एक आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। ये प्रश्न पूछा गया है कि मकड़ी कौन से संघ की है, तो मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है और मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है, क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। यहाँ इस चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मकड़ी के 8 पैर हैं। अगला दिया है कि मकड़ी का जो जाल है वो रेशम प्रोटीन का बना होता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि मकड़ी के द्वारा जो जाल बनाया जाता है वो कौन से प्रोटीन का बना होता है, तो वो जाल रेशम प्रोटीन का बना होता है। अगला पॉइंट है कि सामाजिक कीट वर्ग में निम्न जीव शामिल हैं, मधुमक्खी, चींटी, बर्र। तो ये सामाजिक कीट हैं जो कि समूह में रहते हैं, जबकि मकड़ी क्या करती है, मकड़ी अकेले रहती है, इसलिए उसे कीट वर्ग में, सामाजिक कीट वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। आगे दिया है कि मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं तथा मकड़ी के 8 पैर होते हैं और सभी जो जीव हैं और सभी जो कीट हैं वो ग्रुप में रहते हैं, लेकिन मकड़ी अकेले ही रहती है। अगला दिया है सांप। बात करें सांप की, तो सांप क्या है, सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है और भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। यानी भारत में जो सांप पाए जा रहे हैं वो कैसे हैं, जहरीले हैं और 4 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है नाग या किंग कोबरा, दूसरा है करैत, तीसरा है अफाई और चौथा है दुबोइया या दुबई। तो सांप से संबंधित बताया गया है कि नाग या किंग कोबरा घोंसला बनाकर रहता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है
कि ऐसा कौन सा सांप है जो कि घोंसला बनाकर रहता है। तो हमें याद रखना है कि नाग जो है, जैसे कि किंग कोबरा कहते हैं, वो घोंसला बनाकर रहता है और उसी में अपने बच्चे देता है तथा उसके बाद अपने ही बच्चों को खा जाता है। ऐसे बहुत से जीव हैं जो कि अपने बच्चों को खा जाते हैं। अगला पॉइंट है कि सांप के 2 खोखले विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। तो सांप से संबंधित तथ्य सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं कथन के तौर पर। तो यहाँ हमें याद रखना है कि सांप के दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं जिनसे वो क्या करता है कि किसी भी जीव में जहर को प्रवेश कराता है। अगला पॉइंट है कि सांप काटने की जो दवा होती है सीरम, वो सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। यहाँ याद रखना है हमें कि सांप के काटने पर जो दवा दी जाती है वो किसकी बनी होती है? वो भी सांपों के जहर से ही बनाई जाती है, जो कि विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है। आगे दिया है कि सांप के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निकल जाता है। सांप अपने भोजन को या शिकार को चबाता नहीं है, वो सीधा उसे निगल जाता है, क्योंकि सांप के केवल 2 दांत होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? खोखले, जिनसे वो केवल विष को किसी और जीव में प्रवेश कराता है। आगे दिया है सांप की जो औसत आयु होती है वो 10 से 12 वर्ष होती है। और विश्व में सर्वाधिक सांप कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि सांपों को किसान का मित्र कहा जाता है। और इससे पहले हमने पढ़ा कि केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो केंचुए को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुआ क्या करता है कि मृत पौधे एवं पत्तियों को खा लेता है और जो मल निष्कासित करता है उस मल से मिट्टी उपजाऊ बनती है। उसी प्रकार सांपों को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि सांप क्या करता है कि ये चूहों को और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा लेता है, जिससे कि फसलों को नुकसान नहीं होता। तो ऑप्शन में यदि हमें पूछा जाए कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, यदि ऑप्शन में केंचुआ और सांप दोनों दिए गए हैं तो वहां पर हम यदि ऑप्शन 1 पूछा है तो हम केंचुआ लगाएंगे और यदि 2 ऑप्शन पूछे हैं तो हम सांप और केंचुआ दोनों ही लगाएंगे। आगे दिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर है। इसमें जहर नहीं पाया जाता। और अजगर कहाँ पाया जाता है कि यह एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के वनों में पाया जाता है। अगला पॉइंट दिया है कि हांगकांग के लोग सांपों का मांस खाते हैं जिसे लिंग हू फैन कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट परीक्षा में कि कौन से शहर के जो लोग हैं वो सांपों को पकाकर खाते हैं। तो हमें याद रखना है कि हांगकांग के लोग हैं जो सांपों का मांस खाते हैं और जो डिश बनती है सांपों के मांस से उसे लिंग हू फैन के नाम से जाना जाता है। आगे दिया है कि सांप के कान नहीं होते, वह ध्वनि के कंपन को महसूस करता है। सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमें याद रखना है कि सांप के कान नहीं होते और वह प्रतिक्रिया किसके अनुसार करता है? वह प्रतिक्रिया करता है ध्वनि के कंपन को महसूस कर। तो हमें यहाँ याद रखना है। अब जानेंगे जीवधारियों से संबंधित तथ्य जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ दिया है कि जिन जीवों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। तो यहाँ हमें याद रखना है जरायुज किसे कहते हैं? जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं। अगला दिया है कि जिन जीवों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, इसलिए उन्हें अंड्य जीव कहते हैं। अगला पॉइंट है कि जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन होती है वह उनके बालों के रंग के कारण होती है, न कि वातावरण के कारण। जैसे बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं, जिराफ के शरीर पर सफेद और काली धारियां होती हैं, तो वो उनके बालों के रंग के कारण होती हैं, न कि वातावरण के कारण।
अगला पॉइंट है कि पक्षी, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। पक्षियों के और छिपकली के, मगरमच्छ के, इन सभी के कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये इनके जो कान होते हैं वो छेद जैसे होते हैं। अगला पॉइंट है कि दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर विभिन्न रंगों को देख पाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि दिन में जागने वाले जानवर कौन कौन से रंग देखते हैं और रात में जागने वाले जानवर कौन कौन से रंग देख पाते हैं। तो हमें याद रखना है कि दिन में जागने वाले जानवर जो होते हैं वो आमतौर पर विभिन्न रंगों को देख पाते हैं, जबकि रात को जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। और रात में जागने वाले जानवरों को निशाचर कहा जाता है। और रात में कौन कौन जागता है, जैसे उल्लू, रैकून और चमगादड़। अगला दिया है कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम या अत्यधिक सर्दी और गर्मी में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली, सांप और मेंढक। तो इस प्रकार आज हमने जीव जंतुओं से संबंधित सन 2011 से लेकर अब तक जितने प्रश्न सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में जाना। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।